राइज ऑफ रीजनल पावर्स आफ्टर मुगल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे द माइटी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। हमने देखा कि किस तरह औरंगजेब के रेन के दौरान डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स के कारण ये एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। लोकल और रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस का राइज हुआ और उन्होंने खुद को असर्ट करना शुरू कर दिया। यानी लेट 17th सेंचुरी में ही पॉलिटिक्स में मेजर चेंजेस देखने को मिले। 18th सेंचुरी के दौरान कई इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स का राइज हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा किंगडम्स। यही वो पावर्स थीं जिन्होंने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पॉलिटिकल वॉइड को फिल किया, और इन्हीं पावर्स का सामना करके ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपनी सुप्रेमेसी सेटअप करनी थी। दोस्तों, आज हम इन्हीं रीजनल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुगल एम्पायर के बाद राइज हुई। शुरू करते हैं रीजनल स्टेट्स के क्लासिफिकेशन से और देखते हैं इन स्टेट्स के फीचर्स क्या थे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होते ही जो रीजनल पावर्स उभर कर आईं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली, सक्सेशन स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जहां के मुगल प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने ऑटोनॉमी असर्ट करना शुरू किया, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। दूसरी, न्यू स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जहां पे रिबेलियन के चलते लोकल चीफ्टन्स, जमींदार्स और पेजेंट्स ने अपना स्टेट सेटअप किया, जैसे मराठा, अफगान, जाट और पंजाब। और तीसरी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जहां मुगल इन्फ्लुएंस का बिल्कुल भी पेनिट्रेशन नहीं था और मुगल एम्पायर के डिस्टेबलाइज होते ही इन स्टेट्स ने ऑटोनॉमी अनाउंस कर दी। इसमें मेनली साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स इंक्लूडेड थे, जैसे मैसूर, केरला, राजपूत्स, अहोम्स एटसेट्रा। शुरू करते हैं हैदराबाद और कर्नाटक स्टेट के डिस्कशन से। हैदराबाद एंड द कर्नाटक। हैदराबाद स्टेट को निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में एस्टैब्लिश किया। उनको किलिच खान के नाम से भी जाना जाता है। निजाम उल मुल्क औरंगजेब के एरा के बाद के लीडिंग नोबल्स में से एक थे। 1720 में उनको डेक्कन की वाइस रॉयल्टी मिली। 1720 से 1722 के बीच उन्होंने वाइस रॉयल्टी के सभी दावेदारों को डिफीट किया। 1722 से 1724 के बीच वो मुगल एम्पायर के वजीर थे। एम्परर मोहम्मद शाह की इनकैपेसिटी से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने डेक्कन में वापस लौटने का फैसला किया, जहां वो अपनी सुप्रेमेसी मेंटेन कर सकते थे। यहीं पर उन्होंने हैदराबाद स्टेट का फाउंडेशन रखा। उन्होंने कभी भी अपने इंडिपेंडेंस को ओपनली अनाउंस नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिस में वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही रूल करते रहे। उन्होंने हिंदूज की तरफ टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान बनाया। उन्होंने मुगल पैटर्न पर जागीरदारी सिस्टम को इंप्लीमेंट करके डेक्कन में एक ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया और अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। इसी के साथ उन्होंने पावरफुल मराठास को भी अपने डोमिनियन से बाहर ही रखा। 1748 में निजाम उल मुल्क की डेथ के बाद हैदराबाद फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया। कर्नाटक की बात करें तो ये रीजन मुगल्स का एक सूबा था और हैदराबाद के निजाम की अथॉरिटी के अंदर आता था। कर्नाटक रीजन आज के तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का पेनिनसुलर रीजन था। जिस तरह निजाम ने खुद को दिल्ली से अलग किया, वैसे ही कर्नाटक के डेप्यूटी गवर्नर ने खुद को डेक्कन के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट कर दिया, जिसके चलते वो अब नवाब ऑफ कर्नाटक कहे जाने लगे और ये ऑफिस भी अब हेरेडिटरी हो गया। सादतुल्ला खान कर्नाटक के पहले नवाब बने और उन्होंने बिना निजाम की परमिशन के 1732 में अपने नेफ्यू दोस्त अली को अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया। 1740 के बाद नवाबशिप के लिए इंटरनल स्ट्रगल्स होने लगी, जिसका फायदा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने उठाया और अब वो इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करने लगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगाल के राइज के बारे में। बंगाल सेंट्रल अथॉरिटी की वीकनेस के चलते एक्सेप्शनल एबिलिटी के 2 लोगों ने बंगाल को एक वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया, और ये 2 लोग थे मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान। 1717 में मुर्शीद कुली खान बंगाल के गवर्नर बने
उन्होंने बंगाल को इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से फ्री करके शांति की स्थापना की। बंगाल को जमींदार्स के द्वारा होने वाली अपराइजिंग से फ्री कर दिया। 1727 में उनकी डेथ हुई और उनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन को सक्सेसर बनाया गया। शुजाउद्दीन ने 1739 तक बंगाल पर रूल किया। 1739 में राजमहल सिटी के फौजदार अलीवर्दी खान ने शुजा के सन सरफराज खान को मार दिया और खुद को बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया। इन तीनों नवाब्स ने बंगाल को पीस और ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा दौर दिया और ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट किया। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में रेवेन्यू फार्मिंग के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, रेवेन्यू फार्मिंग एक रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका था जिसमें स्टेट के बिहाफ पर एक रेवेन्यू ऑफिशियल पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और एक फिक्स्ड अमाउंट स्टेट को देता था। खान ने लोकल जमींदार्स और मर्चेंट बैंकर्स से रेवेन्यू फार्मर्स को रिक्रूट किया। उन्होंने डिस्ट्रेस में जी रहे पुअर कल्टीवेटर्स के लिए एग्रीकल्चरल लोन्स का प्रोविजन भी रखा, जिसको टक्कावी कहा जाता था। मुर्शीद खान और उनके सक्सेसर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को ही एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। हाईएस्ट सिविल और मिलिट्री पोस्ट्स को बंगालीज से फिल किया गया जो मोस्टली हिंदू थे। अलीवर्दी खान ने इंग्लिश और फ्रेंच को कैलकाटा और चंदरनगर की फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन बंगाल के नवाब्स शॉर्ट साइटेड साबित हुए। उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती टेंडेंसी को इफेक्टिवली एंड नहीं किया। उनका मानना था कि सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी उनकी पावर को थ्रेटन नहीं कर सकती। बंगाल के नवाब्स ने एक स्ट्रांग आर्मी होने की नीड को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1756-57 में अलीवर्दी के सक्सेसर सिराजुद्दौला पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर डिक्लेयर किया, तब एक स्ट्रांग आर्मी की एब्सेंस के चलते ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई। अब देखते हैं अवध स्टेट के बारे में। अवध की इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी के फाउंडर थे सादत खान बुरहान उल मुल्क, जिनको 1722 में अवध का गवर्नर बनाया गया था। उनके अपॉइंटमेंट के दौरान अवध प्रोविंस में कई जमींदार्स ने रिबेलियन कर दिया था। कई सालों तक सादत खान को उनसे वॉर करना पड़ा। फाइनली लॉलेसनेस और बड़े जमींदार्स को सप्रेस करने में वो सक्सेसफुल रहे। 1723 में उन्होंने एक नया रेवेन्यू सेटलमेंट किया। उन्होंने इक्विटेबल लैंड रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस करके पेजेंट्स की कंडीशन में सुधार किया। इसी के साथ उन्होंने पेजेंट्स को बड़े जमींदार्स के ऑपरेशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। बंगाल नवाब्स की तरह उन्होंने भी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। ऐसा बताया जाता है कि नादिर शाह के 1739 के इन्वेजन में बड़ी मात्रा में लूट की डिमांड के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके नेफ्यू सफदर जंग ने फिर उनको सक्सीड किया। सफदर जंग को 1748 में मुगल एम्पायर का वजीर बनाया और उनको इलाहाबाद का प्रोविंस भी ग्रांट किया गया। 1754 में उनकी डेथ हुई। अपनी डेथ के पहले उन्होंने अवध और इलाहाबाद में पीस एस्टैब्लिश किया। उन्होंने मराठा सरदार से भी अलायंस किया, जिससे मराठा इनकर्जन से बचा जा सके। राजपूत चीफ्टन्स की लॉयल्टी भी उन्होंने हासिल की। सफदर जंग ने एक इक्विटेबल जस्टिस सिस्टम को भी एस्टैब्लिश किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसूर स्टेट के बारे में। मैसूर दोस्तों, साउथ इंडिया में हैदराबाद के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पावर यानी मैसूर का राइज हैदर अली के अंडर 18th सेंचुरी में हुआ। विजयनगर एम्पायर के एंड होने के बाद से ही मैसूर स्टेट ने अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखा। मुगल एम्पायर का वो सिर्फ एक नॉमिनल पार्ट था। 1721 में पैदा हुए हैदर अली ने अपने करियर की शुरुआत मैसूर आर्मी में एक छोटे से ऑफिसर के रूप में की। वो एक ब्रिलियंट कमांडर थे। उन्होंने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझा और इसे अपने ट्रूप्स में लागू किया। मैसूर के रूलर नंजराज को उन्होंने 1761 में ओवरथ्रो कर दिया और अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की। नंजराज वोडियार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सभी रेबल्स को उन्होंने कंट्रोल में किया और जल्द ही बिदनूर, सुंडा, सेरा, कनारा और मालाबार को कैप्चर किया। उन्होंने भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया। वो लगातार मराठा सरदार्स, निजाम और ब्रिटिश के साथ वॉर में एंगेज्ड रहे। 1782 में उनकी डेथ हुई और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उनको सक्सीड किया। टीपू सुल्तान ने नए कैलेंडर, कॉइनेज सिस्टम और वेट्स और मेजर्स के स्केल्स को भी इंट्रोड्यूस किया।
उनकी आर्मी में मस्केट्स और बेयोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि यूरोपियन फैशन में बनाए जाते थे और मैसूर में ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे। 1796 में उन्होंने एक मॉडर्न नेवी को बनाने का भी एफर्ट किया। 1799 में हुए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उनकी डेथ हो गई। अब बढ़ते हैं केरला की तरफ। केरला 18th सेंचुरी की शुरुआत में केरला लार्ज नंबर ऑफ फ्यूडल चीफ्स और राजाज में डिवाइडेड था। किंग मार्तंड वर्मा ने ट्रावनकोर किंगडम को 1729 के बाद एस्टैब्लिश किया। उनके एम्पायर की बाउंड्रीज कन्याकुमारी से कोचिन तक एक्सटेंड करती थी। उन्होंने वेस्टर्न मॉडल पर बेस्ड एक स्ट्रांग आर्मी ऑर्गेनाइज की और मॉडर्न वेपन्स का यूज किया। उन्होंने कई इरिगेशन वर्क्स करवाए, रोड्स बनवाई और कम्युनिकेशन के लिए कनाल्स बनवाए, यहां तक कि फॉरेन ट्रेड को भी एक्टिवली इंकरेज किया। 18th सेंचुरी में मलयालम लिटरेचर का रिमार्केबल रिवाइवल देखने को मिला। यह रिवाइवल केरला के राजाज और चीफ्स के कारण हुआ, जो लिटरेचर के ग्रेट पेट्रन थे। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में त्रिवेंद्रम, जो कि ट्रावनकोर की कैपिटल थी, संस्कृत स्कॉलरशिप के एक फेमस सेंटर के रूप में उभर कर आया। मार्तंड वर्मा को राम वर्मा ने सक्सीड किया और दोनों ने मिलकर ट्रावनकोर किंगडम में लंबे समय तक पीस एंड प्रोग्रेसिव माहौल बनाए रखा। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली के आसपास के एरियाज के बारे में और देखते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इनमें क्या डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले बात करेंगे राजपूत्स की। राजपूत्स दोस्तों, मुगल एम्पायर की बढ़ती वीकनेस के चलते राजपूत स्टेट्स ने भी अपने आप को वर्चुअली फ्री करने की कोशिश की और साथ ही बाकी के एम्पायर में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की भी कोशिश की। राजपूताना स्टेट्स अभी भी आपस में डिवाइडेड थे। लगभग सभी बड़े राजपूत स्टेट्स के बीच सिविल वॉर्स होते ही रहते थे। मुगल कोर्ट की तरह यहां भी करप्शन, धोखाधड़ी फैली हुई थी। इसी के चलते मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को उनके ही बेटे ने 1724 में मार दिया, जो वहां के बिगड़ते हालातों का गवाह है। 18th सेंचुरी के सबसे आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर थे राजा सवाई जयसिंह ऑफ आम्बेर, जिन्होंने 1699 से 1743 तक रूल किया। वो एक डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन, लॉ मेकर और रिफॉर्मर थे। वो जयपुर सिटी के फाउंडर थे और उसको साइंस और आर्ट का एक ग्रेट सेंटर बनाया। जयसिंह एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर को तो हम सब जानते ही हैं। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। अपनी बेटियों की शादी में होने वाले लैविश एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए उन्होंने एक लॉ को पास किया, क्योंकि इस प्रैक्टिस ने फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं जाट्स के बारे में। जाट्स एक एग्रीकल्चरिस्ट क्लास थी जो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के रीजन में रहती थी। 1669 में औरंगजेब के रूल में मथुरा रीजन के जाट पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया और ऐसा ही एक और रिवोल्ट 1688 में दोबारा हुआ। इन रिवोल्ट्स को क्रश तो कर दिया गया, लेकिन ये एरिया डिस्टर्ब्ड ही रहा। औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली के रीजन में वो लगातार डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते रहे। भरतपुर एक जाट स्टेट था, जिसको चूड़ामन और बदन सिंह ने सेटअप किया था, जो कि आज ईस्टर्न राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सूरजमल के अंडर जाट पावर अपने पीक पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 तक रूल किया। उनकी अथॉरिटी ईस्ट में गंगा से लेकर साउथ में चंबल तक और वेस्ट आगरा सूबा से लेकर दिल्ली के सूबा तक फैली हुई थी। उनके स्टेट में आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ इंक्लूडेड थे। 1763 में उनकी डेथ के बाद जाट स्टेट डिक्लाइन हो गया और पेटी जमींदार्स में स्प्लिट हो गया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगश, पठान्स और रोहिलास के बारे में। बंगश, पठान्स एंड रोहिलास। मोहम्मद खान बंगश ने मुगल एम्परर फारुखसियार और मोहम्मद शाह के रेन के दौरान फर्रुखाबाद के आसपास की टेरिटरी में 1713 में एक अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। यहीं से बंगश पठान्स की शुरुआत हुई। 1739 के नादिर शाह के इन्वेजन के दौरान अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड नाम से एक अलग प्रिंसिपैलिटी को कार्व आउट किया। रोहिलखंड हिमालयाज के फुटहिल्स में था,
यानी साउथ में गंगा और नॉर्थ में कुमाऊं हिल्स के बीच ये किंगडम था। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर सिख्स के बारे में। सिख्स दोस्तों, 10th और लास्ट सिख गुरु गोबिंद सिंह ने मुगल्स की रिपीटेड एट्रॉसिटीज से बचने के लिए सिख्स को एक मिलिटेंट सेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया। उनकी लीडरशिप में सिख कम्युनिटी एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बनी। बंदा बहादुर, जिन्होंने 1708 में लीडरशिप अस्यूम की, ने 8 साल तक मुगल आर्मी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और पेजेंट्स और लोअर कास्ट लोगों के साथ मार्च किया। 1715 में उनको कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार इन्वेजन्स और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के फेल होने से सिख्स को एक बार फिर से राइज होने का मौका मिला। 1765 से 1800 के बीच सिख्स ने पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में ले लिया। सिख्स ने खुद को 12 मिसल्स यानी एक तरह की कन्फेडरेसीज में ऑर्गेनाइज किया। ये सभी मिसल्स आपस में कोऑपरेशन में रहते थे। 18th सेंचुरी के एंड में सुकर चकिया मिसल के चीफ रणजीत सिंह प्रोमिनेंस में आए। वो एक स्ट्रांग और करेजियस सोल्जर थे और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1799 में उन्होंने लाहौर और 1802 में अमृतसर को कैप्चर किया। पंजाब के स्ट्रांग किंगडम को सेटअप करने का श्रेय रणजीत सिंह को ही जाता है। उनके किंगडम में सतलज से लेकर झेलम तक एरिया इंक्लूडेड था। उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियंस की मदद से मॉडर्नाइज किया। ऐसा बताया जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी उन्हीं के पास थी। उनके रेन के अंतिम समय में ब्रिटिश ने उनको 1838 में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करवाई, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को पंजाब से काबुल की तरफ पास होने की परमिशन दी। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह ने कुछ हद तक कोऑपरेट भी किया। 1839 में उनकी डेथ हुई और उनके सक्सेसर्स स्टेट को इंटैक्ट नहीं रख पाए और जल्द ही ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट और एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर यानी मराठास के राइज और फॉल के बारे में। राइज एंड फॉल ऑफ द मराठास। सक्सेशन स्टेट्स में मुगल एम्पायर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मराठा किंगडम की तरफ से आया। बल्कि यह कहा जा सकता है कि सिर्फ मराठा किंगडम ही मुगल एम्पायर को रिप्लेस करने की स्ट्रेंथ रखता था। लेकिन मराठा सरदार्स में यूनिटी की कमी थी और एक ऑल इंडिया एम्पायर को सेटअप करने के लिए जरूरी आउटलुक और विजन लैकिंग था। छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन शाहू 1689 से ही औरंगजेब के प्रिजनर थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उनको रिलीज कर दिया गया और जल्द ही सतारा के शाहू और कोल्हापुर की ताराबाई के बीच एक सिविल वॉर छिड़ गई। मराठा सरदार्स में एक फैक्शनलिज्म क्रिएट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच बालाजी विश्वनाथ की लीडरशिप में मराठा गवर्नमेंट में एक नए तरह का सिस्टम इवॉल्व हुआ। यह पीरियड पेशवा डोमिनेशन का पीरियड था, जिसमें मराठा स्टेट एक एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ। विश्वनाथ 1713 में पेशवा यानी चीफ मिनिस्टर बने। स्टेट की सारी पावर पेशवा के पास होने लगी, यानी पेशवा एक तरह से मराठा एम्पायर का फंक्शनल हेड था। 1719 में विश्वनाथ ने मुगल एम्परर फारूक सियार को ओवरथ्रो करने में सैयद ब्रदर्स की भी मदद की। यहां से उनको मुगल एम्पायर की वीकनेस का पता चला और अब वो नॉर्थ में एक्सपैंड करने के लिए तैयार हुए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई और उनके 20 साल के बेटे बाजीराव वन ने उनको सक्सीड किया। बाजीराव की लीडरशिप में मराठास ने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट कई कैंपेन्स किए। 1740 में बाजीराव की डेथ तक मराठास ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के कुछ पार्ट्स को कॉन्कर कर लिया था। इसी पीरियड में गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले मराठा फैमिलीज प्रोमिनेंस में आई। बाजीराव के रेन में किंगडम ऑफ महाराष्ट्र से बढ़कर मराठा स्टेट अब एक एम्पायर बन गया था, जो नॉर्थ में एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर खास ध्यान नहीं दिया गया। 1740 से 1761 के बीच पेशवा थे नाना साहिब यानी बालाजी बाजीराव। 1749 तक स्टेट अफेयर्स अब पेशवा के हाथों में आ चुके थे। पेशवा का ऑफिस भी हेरेडिटरी हो चुका था और पेशवा स्टेट का डे फैक्टो रूलर था। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को कंसोलिडेट कर दिया गया था। बंगाल को लगातार इन्वेड किया गया।
1751 में बंगाल के नवाब को ओडिशा को सीड करना पड़ा। साउथ में मैसूर और बाकी माइनर स्टेट्स को भी ट्रिब्यूट पे करने के लिए फोर्स किया गया। मराठास के बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रीजनल स्टेट्स का राइज हुआ। औरंगजेब के रेन के दौरान ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। उनकी कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसीज के चलते रीजनल स्टेट्स में रिबेलियन होने लगे, और जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वीक रूलर्स आने लगे तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो गया। वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते रीजनल पावर्स उभर कर आने लगी और उन्होंने ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी। जल्द ही इंडिया में एम्पायर एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल स्टार्ट हुई। इसी बीच ब्रिटिशर्स लगातार अपना स्ट्रांग होल्ड बढ़ाने लगे और ग्रेजुअली इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगे, और आगे चलकर इन्हीं रीजनल पावर्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसकी कहानी हम आगे चलकर देखेंगे।